बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, आज जिन 3 अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें सबसे बड़ा मौजू और सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की इकॉनमी से मुताल्लिक है और डार बमुकाबला डॉलर जो मैच जारी है उस पर बात करेंगे और इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर आने वाले दिनों में क्या होंगे। इस खबर के साथ साथ चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान जो 2 मुलाकातें हुई हैं, चौधरी सरवर उन पर क्या राय रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल क्या होगा, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर तौहीन कुरान का, स्वीडन का जो मामला है तौहीन रिसालत का, वफाकी हुकूमत ने उसकी मजम्मत की है, OIC ने उस मामले को टेकअप किया और तौहीन रिसालत के मामले पर FIA हुक्काम ने क्या इंकशाफात किए और पाकिस्तान के अंदर के अदाद शुमार क्या हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर बात करेंगे। इब्तदा करते हैं इकॉनमी की खबर से और इकॉनमी की खबर में पाकिस्तान ने लेटर ऑफ इंटरेस्ट IMF को दे दिया है, 9 बड़ी यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं और उसके साथ साथ मूडीज़ बज़ाहिर अभी तक इसे एक आर्जी रिलीफ पाकिस्तान के लिए समझता है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए मूडीज़ को लगता है कि मुश्किलात अब भी बाकी हैं। ये सिर्फ एक आर्जी रिलीफ है जो IMF से जो हालिया मुआहदा एक आर्जी होने जा रहा है 9 महीनों के लिए, उसके बाद पाकिस्तान की प्लानिंग्स क्या होंगी वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके लिए हमें ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है लेकिन मूडीज़ कहता है कि ये एक आर्जी सा अरेंजमेंट है और हमारे भी तमाम लोग कहते हैं आर्जी अरेंजमेंट है। जो हुकूमत 1.5 महीने बाद जा रही है, केयरटेकर गवर्नमेंट क्या आके उसी तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करेगी, बेहतर करेगी, या आपको लगता है चीज़ें मजीद नीचे जाएंगी? देखिए, तमाम मामला तय हो चुके हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जब ये आपका मुआहदा हुआ है उसके बाद हमें $3 अरब तो मिल जाएंगे सऊदी अरब और UAE से। सही। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा से हमें $1 अरब मिलने की उम्मीद है। आलमी मार्केट से भी मिल सकते हैं और हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। हमें कमर्शियल भी मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 12 अगस्त तक, जब तक इसकी हुकूमत है इनकी, इन्होंने ये इंतजाम कर लिया है कि अगली हुकूमत जो भी आएगी, जो भी आए, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, वो IMF के पास जाएगी लंबी मुद्दत का कर्जा बड़ी रकम के लिए। ये उबूरी दिया ही इसलिए गया है कि हमें इतना पैसा मिल जाए कि मिसाल के तौर पर दिसंबर में तक वो हुकूमत इंस्टॉल हो जाती है, तो वो मामला करती है, 3-4 महीने लगेंगे उनको। तो इसका मतलब ये कि ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद ये है कि अगले प्रोग्राम तक पाकिस्तान कोई बड़ा धचका ना लगे। इस दौरान कम से कम जब तक मौजूदा हुकूमत है कम तक, उस वक्त तक मईशत मुस्तहकम रहे, बहरान की कैफियत पैदा ना हो। 12 अगस्त तक तकरीबन रुपए की कदर जो है वो, उसमें जो बेहतरी आई है वो बरकरार रहे और उम्मीद वाबस्ता रहे कि हालात जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये रुपए की कदर में जो बेहतरी आ रही है ये थोड़ी बहुत आ जाए, ये बेअर से चलेगी, तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ये इस काम का मकसद मईशत की बहाली है ही नहीं। सही। ये सिर्फ आपकी बात से, अगर मुझे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सिर्फ ये लग रहा है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसका टेन्योर मुकम्मल होने तक पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, उसके बाद एक नई हुकूमत आए और वो दोबारा IMF से बातचीत करे। लेकिन जब हम पाकिस्तान के सियासी माहौल को देख रहे हैं, ऐसी भी बातें हो रही हैं कि इंतखाबात पर अब भी बहुत से हल्कों के सवालिया निशान अपनी जगह पे मौजूद हैं। इन केस इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में नहीं होते, आफ्टर दिसंबर फिर पाकिस्तान के पास जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है वो किस तरीके से पाकिस्तान मैनेज करेगा? अगर एक गवर्नमेंट नहीं होती है, केयरटेकर गवर्नमेंट होती है, कितना बड़ा चैलेंज होगा उसके लिए ये? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि IMF का ये जो प्रोग्राम है 9 महीने का, यह मिड अप्रैल तक चलेगा। ओके। उसके बाद अगर उस वक्त तक आपके मामला तय नहीं होते तो आपको दुनिया पैसे नहीं देगी। सही। हमें IMF का कर्जा, चाहे मैं IMF से नफरत करता हूँ, पाकिस्तान को उनको दुश्मन समझता हूँ, लेकिन अभी हमारी मजबूरी ये है कि हम 2024 में, मैं कैलेंडर ईयर कर रहा हूँ, लाजमन IMF के पास जाएं। इससे कोई फरार नहीं है। सही। और वो पैसा मिलेगा उनकी शराइत पर मिलेगा और वो जो पैसा मिलेगा अमेरिका की सिफारिश पर मिलेगा, जिसमें अमेरिका सियासी मुतालबात में, बड़ी आम बात कर रहा हूँ, ये मामूली बात, अमेरिका के जो सियासी मुतालबात हैं, जो खित्ते में अमेरिका के न्यू ग्रेट गेम है, जो नई जंग चल रही है जिसमें भारत बहुत करीब आ गया है और पाकिस्तान को कह रहा है कि जी आप दहशतगर्दी एक्सपोर्ट ना करें। अमेरिका की मदद के बगैर, उनकी सियासी शराइत बने बगैर अगला कर्जा नहीं मिलेगा। तो ये तो दिलवाती आपको इसलिए गया है कि उस वक्त तक या तो आप उनकी शराइत मान लें और 3 साल का कर्जा ले लें, या फिर हर तकलीफ दे हालत को, अपनी सलामती के खतरात को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाए। इल्ला ये कि इंतखाबात से पहले जब भी
इंतखाबात से पहले इस्लाहात तो नहीं हो सकती, नामुमकिन है, बात ही नहीं करनी। लेकिन इंतखाबात से पहले 5 या 6 इस्लाहात को ऐसी कानूनी शक्ल दे दी जाए, कानूनी शक्ल। इसका मतलब होगा कि जो भी हुकूमत आए वो उस अमल करने की पाबंद हो। मसलन वो 5 से 6 इस्लाहात क्या हो सकती है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब? जी, बड़ा आम सवाल है। नंबर 1, 10 लाख रुपया सालाना से ज्यादा जिस किसी भी पाकिस्तान में आमदनी है, जहां से भी है, उसको टैक्स देना होगा, उस पर टैक्स लगेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके साथ ही जीएसटी जो 18% आपने कर दिया है, जिसे अवाम कुचले जा रहे हैं, हमारी पैदावारी लागत बढ़ रही है, उसको आपको 7.5% पे लाना होगा। सही। पेट्रोल लेवी भत्ता है जो 55 रुपए का है, उसको आपको सिफर करना होगा। ये तो पहली। दूसरा ये था कि जो आज की तारीख में पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है कि चोरी का पैसा हो, जायज पैसा हो, मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर भेज दें। इसको पाबंदी लगानी होगी कि आप तालीम के लिए भेज सकते हैं, इलाज मुआवजे के लिए भेज सकते हैं, खुदा न खास्ता जरूरत हो, किसी और मकसद के लिए बैंकों के जरिए पैसा नहीं जाएगा। सही। तीसरा, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, वो आपको 7.5% ऑफ जीडीपी, जो इस वक्त 2% है, लाजमन मुख्तस करना होगा। और आखिरी एक और बता दें, फिर मैं अपना सवाल फ्रेज करूं। तवानाई का शोबा बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बड़ी बर्बादी आ रही है, महंगाई भी है, बरामदात भी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, इनको आप कानूनी शक्ल दे दें, और अगर ये नहीं करते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले 20 साल भी नहीं कर सकेंगे, और हम अपने आप को हाथ में डालेंगे। अच्छा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने जो सबसे अहम बात की वो ये थी कि ये जो इंटरिम रिलीफ IMF ने आपको इसलिए दिया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के जो पॉलिटिकल मफादात हैं इस खत्ते में, उनके हवाले से आपसे बारगेन कर सके, दिसंबर ऑनवर्ड जो भी नई गवर्नमेंट आती है उससे अपनी शराइत मनवाए और फिर उसके बाद IMF प्रोग्राम दे। तो फिर ये जो इन दिनों में हमने फैसले किए हैं, जैसे रशिया से तेल खरीदना है, बॉर्डरिंग कंट्रीज जिनमें अफगानिस्तान है, ईरान है, उनके साथ बॉर्डर और वाटर ट्रेड के मुतालिक हमने SROs जारी किए हैं, आपको लगता है कि ये फैसले हमें रिवर्ट कर रहे होंगे और जो प्लान बी जिस पर हम रीजनल जो हमारे ममालिक हैं उनके साथ कनेक्टिविटी, बिलखुसूस बड़े खुले लफ्जों में कहूंगा ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को ठीक करने के लिए जो मदद हमारी चाइना कर रहा है, उससे आपको लगता है कि हमें बैकआउट करने के लिए कहा जाएगा? देखिए, अमेरिका के अहदाफ बिल्कुल वाज़ेह हैं, कोई गलतफहमी नहीं है। अमेरिका का हदफ यह है कि उनको चाइना को कंट्रोल करना है, चाइना की बढ़ती हुई कुव्वत को कंट्रोल करना है। उसके मुकाबले में उसने भारत को खड़ा कर दिया है, एक तो ये बात। लेकिन उसको ये भी पता है कि चाइना को अब रोकना इतना मुमकिन नहीं है, तो वो कभी भी पाकिस्तान से ये नहीं कहेगा कि आप रूस के साथ तिजारत बंद कर दें। कल को तो ये CPEC को भी बंद करने को नहीं कहेगा, सुस्त कराएगा। तो अमेरिका देखिए इतना नहीं छोड़ेगा कि वो खुद भी कपड़ा ही फट जाए, और चाइना भी कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो बर्दाश्त कर लेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बहुत अहमियत आप ना दें कि रूस के साथ है। भारत ने भी तो मुआहदा किया अमेरिका की इजाजत से, और आपको बताओ अमेरिका यूरोपियन यूनियन ने इजाजत दी है कि 30% डिस्काउंट पर रूस जो है तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। तो भारत ने किया, हमने भी कर लिया कोई। लेकिन शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो दिया जाता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस हालत में है कि वो अमेरिका से बात भी करता है, इजाजत भी ले लेता है। हमारी सिचुएशन उतनी आइडियल नहीं है जितनी कि हिंदुस्तान की है। जी, मैं वही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि देखिए, पाकिस्तान जो है तमाम तर हमने तबाह किया, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन ये बात आप ना भूलें कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हम जौहरी कुव्वत हैं, और हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो हमारी असल कुव्वत है, जो दुश्मन की नजर में खटक रही है जौहरी प्रोग्राम के अलावा, वो ये है कि मेरे मुल्क की सरहदें चीन से मिलती हैं, मेरे मुल्क की ईरान से मिलती हैं, मेरे मुल्क की अफगानिस्तान से मिलती हैं, जहां से पूरी दुनिया को आप तिजारत हो सकती है, डिफेंस के लिए भी है, तिजारत के लिए गवादर है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो हमको कोई इस हद तक नहीं निचोड़ सकता, इल्ला ये कि हम खुद अपने आप को तय कर लें। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान कभी भी उस वक्त तक डिफॉल्ट नहीं करेगा जब तक हुकूमत पाकिस्तान तैयार ना हो। हम नहीं करेंगे। आप खुद ही अगर तैयार हो जाए तो अलग चीज। हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चीन को भी आप, मैं जुमला पूरा कर लूं, चीन को भी आप इस हद तक आप नहीं हमें दबा सकते कि चीन फिर कहेगा कन्फ्रंटेशन तो कन्फ्रंटेशन, दोनों एफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मिल बैठ के चलना पड़ेगा, और कुछ कंसेशन उनको हमें देने पड़ेंगे। लेकिन वो जरूर चाहेगा कि हमारा CPEC का जो है वो कमजोर हो, हमारे मईशत कमजोर हो, भारत हमारे ऊपर हावी हो, IMF हमारे ऊपर सख्ती करे, और FATF को इस्तेमाल करेगा 2024 में। मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर शुरू करेंगे। दोबारा आप कह रहे हैं कि FATF का इस्तेमाल, हथियार इस्तेमाल किया जाएगा?
बिलाशुबा 2024 में किया जाएगा। लेकिन शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, एक शॉर्ट सा सवाल और चाहूंगा कि 30 सेकंड में आप इसको प्रिसाइज कर सकें। हर माहिर मईशत हमें यह बात कहता है कि पाकिस्तान में इकॉनमी के जो फैसले हैं उसे सियासी फैसलों से दूर करना होगा, यानी इकॉनमी को सियासत से अलग करना होगा। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हमें नहीं नजर आती कि इकॉनमी और सियासी फैसले अलग अलग हो सकें। आपको ऐसा कुछ नजर आता है आने वाले दिनों में? देखिए, पिछले 30 साल से जो वायदे मुख्तलिफ हुकूमतों ने किए हैं, जो उनके मुश्तरका है वो उन्होंने पूरा नहीं किए, आगे भी नहीं होगा। इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया और बहुत सोच समझ के किया कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल, वो जिम्मेदारी ले कौमी सलामती कौंसिल, वो जिम्मेदारी ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चूंकि उन्होंने इंटरफेयर किया इलेक्शन के मामलात में। अच्छा, ये जो नई जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई गई है, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें आर्मी का एक बाकायदा रोल हमें नजर आता है? नहीं, बाकायदा से नहीं, ये बिल्कुल खुल के है, एपेक्स कमेटी में है। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, सरमायाकारी के लिए एक माहौल चाहिए होता है, माशी इशारे ठीक होने चाहिए होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, सियासी अफरा तफरी कम, ये चीज होनी चाहिए थी बजट से पहले, और बजट का नजर आना चाहिए था उसूली। चले, देर आयत दुरुस्त आयत। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मलिक बोस्तान, फॉरेक्स जो है ना एसोसिएशन के करता धरता है। डार और डॉलर का जो मैच है उसमें मलिक बोस्तान का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। मलिक बोस्तान साहब, आपने कल ही कहा था कि मजीद डॉलर गिरेगा, और गिरा, तो अगली पेशेनगोई क्या कर रहे हैं? कहां तक डॉलर को गिराने का मूड है डार और डॉलर के मैच में? ये कोई बिजली का सोचता नहीं, आना पूरी होती है, टाइम लगाती है। तो पेशन गोई जो पिछली थी, हमने 1 मई में गई थी और आज अल्लाह का शुक्र है पूरी हुई है। हमने कहा कि IMF का मैदा जो ही होगा तो डॉलर 15 से 20 रुपये गिरेगा, और गिरा, और बड़ी खुशखबरी है। मैदा हुआ, मैं समझता हूँ ये पिछले 9 महीने से इल्तवा में था, जो ही मुकम्मल हुआ। 34 जून आखिरी से समझे ओवर था, और शहबाज शरीफ ने आखिरी ओवर में छक्का लगा दिया। सही, पाकिस्तान के दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। और पाकिस्तान लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये आर्जी है, चंद एक हफ्तों का मामला है, इससे ज्यादा रिटेन नहीं कर पाएंगे आप इसको। हमारे लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है। जब डॉलर बढ़ रहा होता है तो तनकीद कर रहे होते हैं, हुकूमत फेल होगी, हुकूमत ने ये कर दिया, ये कर दिया। जब रुपया बढ़ना शुरू होता है, डॉलर गिरना शुरू होता है, फिर भाई ये होते ही डिमांड और सप्लाई पे, पहले डिमांड। अच्छा, आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात की। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी अभी ये कह रहे थे कि हुकूमत को एक कानून लाने की जरूरत है कि सिवाय इलाज और तालीम के लिए, इसके अलावा डॉलर को मुल्क से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दे। इससे कितना फर्क पड़ेगा मलिक बोस्तान साहब? तो वो दौर गए जनाब, अब वो जमाने मैनुअल में नहीं गए, जानकारी में जाए। अब जो लोग क्या डिजिटल में, हम लोग दोबारा वो मैनुअल वाली बातें करें। फ्री मार्केट का मतलब ये फ्री हैंड दे लोगों को। जब फॉरेन एक्सचेंज फ्री हैंड मिलता है तो फॉरेन एक्सचेंज आता ज्यादा है, जाता कम। हम लोग क्या करते हैं, जब उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आना कम होता है, जाना ज्यादा शुरू होता है। और बहुत से रास्ते हैं जाने की कोई जरूरी है। अभी आपने पाबंदियां लगाई, इससे बड़ी पाबंदी क्या होता है कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग तक तो लोगों की करते हैं। तो देखो उसके बावजूद आपकी वर्कर एविडेंस कम हो गई, आपके सपोर्ट कम हो गई, आपने पाबंदियां लगाई, आपने क्या हासिल किया? बिल्कुल ठीक है। तो ये तो जितना इसको फ्री करेंगे इतने ये कारोबार बढ़ेगा। चलें, ठीक है। मलिक बोस्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने माशी सूरत-ए-हाल पर और आने वाले दिनों के चैलेंजेस पर बात की, और मलिक बोस्तान ने हमें डार और डॉलर के मैच की सिचुएशन और आने वाले दिनों की सूरत-ए-हाल बताई। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो चौधरी सरवर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की इनसाइट्स के साथ हमारे साथ होंगे। जुड़े रहिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है, और ब्रेक के बाद बात करेंगे सियासी मैदान में, खासकर पंजाब की सियासत की, और पंजाब की सियासत में काफ लीग और चौधरी बरादरान की सियासत में क्या हो रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज़ लाई की उनसे सियासी रास्ते अलग होने के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद 2 मुलाकातें, अगर हम कहें 2 दौरों में बल्कि 3 मुलाकातें, एक दिन तो ऐसा भी रहा जिसमें एक ही दिन में 2 मुलाकातें चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ लाई के साथ की। ज़रा ये बताते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें एक बार फिर दावत दी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में वापस शामिल हो जाएं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ताहाल अपने साहबजादे मुनिस इलाही के साथ उस फैसले पे डटे हुए हैं
कि वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और वो अभी तक चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से जो दी गई ऑफ़र है उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई 10 सीटों के साथ उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत में बड़ी जमातों को मात दी और वज़ारत आला पंजाब की सिर्फ 10 सीटों के साथ हासिल की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह चौधरी परवेज़ लाई की जिसे कहते हैं गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स थी, जिसके नतीजे में 10 सीटों के साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला बने और एक जिसे कहते हैं गैर सियासी फैसले के नतीजे में वो असम्बली तहलील हुई और उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ और इसे गैर सियासी फैसला ही कहा जा सकता है साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन अब जो काफ लीग है, चौधरी परवेज़ लाई इस वक्त उसका हिस्सा नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन और उनके साहबजादों के साथ जिम्मेदारी है चौधरी मोहम्मद सरवर, गवर्नर रहे हैं साबिक और इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल करूंगा, चौधरी बरादरान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ऑन बोर्ड हैं इस पर? देखें जी, जो भी 3 मुलाकातें हुई हैं और जहाँ तक मुझसे जो चौधरी शुजात हुसैन की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि फैमिली के तौर पे वो उनको मिलने के लिए गए थे और उनकी सेहत के बारे में वो कंसर्न है। देखें, फैमिली में ज़ाहिर है कि वो एक ख़ानदान है और उनका जो इत्तफ़ाक़ है वो पूरे पाकिस्तान में माना और पहचाना जाता था और चौधरी शुजात हुसैन इज़ ए वेरी काइंड पर्सन, बिल्कुल ठीक है, जो हमेशा रिकन्सिलेशन लोगों को जोड़ने में अपना किरदार जो है वो अदा करते हैं। लेकिन जो उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है या जो उनके दरमियान डिस्कशन हुई है वो कम अज़ कम मैंने अभी तक चौधरी शुजात हुसैन साहब से उसकी कोई जो है डिस्कशन नहीं की है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आपकी बात से मुझे ये तासुर मिल रहा है, अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकातें हैं चौधरी परवेज़ लाई से वो ज़ाती ख़ानदानी हैसियत में, इसमें कोई पॉलिटिकल टॉपिक काफ लीग में वापसी का डिस्कशन नहीं हो रहा आपके ख्याल से? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनकी जो प्राइवेट डिस्कशंस हैं उनमें क्या बातें हुई हैं, लेकिन एक बात पे मुझे यकीन है कि अगर उनका पार्टी में शामिल होना या दूसरी चीज़ें हैं तो फिर चौधरी शुजात हुसैन पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है यकीनी तौर पर उनसे मशावरत जो है करेंगे, क्योंकि वो हमेशा मशावरत पे बिलीव करते हैं। अच्छा, अगर आपसे मशावरत की जाती है किसी स्टेज पे कि चौधरी परवेज़ लाई और उनके साहबजादे चौधरी मोहम्मद लाई वापसी चाहते हैं जमात में, तो चौधरी मोहम्मद सरवर का क्या रिस्पांस होगा? बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइजर अपनी पार्टी लीडर को क्या गाइडलाइन देंगे? मैं तो उनसे चौधरी साहब से यही कहूँगा कि वो आपके फैमिली के मेंबर हैं और जो ब्लड है इज़ थिकर देन वाटर, तो जो भी चौधरी शुजात हुसैन फैसला करेंगे तो मैं उनको डेफिनेटली एंडोर्स करूंगा। अच्छा, ठीक हो गया। चौधरी साहब, एक चीज़ जो और सबसे अहम है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा है। अगर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को तीनों जमातों का मवाजना करना पड़े एक सियासी रहनुमा के तौर पर, तो कहां पर उन्हें पॉलिटिकल माहौल अब तक बेहतर लगा है? देखिए, आपने बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया है। कोई भी जो लीडर है या जो भी शख्स है उससे आप अगर ये सवाल करेंगे तो वो उसका इसके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। तो मेरा पहला जो पाकिस्तान में सियासत थी वो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी और उन्होंने मुझे गवर्नर पंजाब का ओहदा जो है दिया। इट वाज ए great honor for me to serve the people of Punjab for 2 tenures, almost 5.5 years. तो मैं तो कभी भी ना नून को क्रिटिसाइज करूँगा ना तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज करूँगा। हालांकि तहरीक इंसाफ ने तो मुझे ये ओहदा जो था वो मतलब मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ दिया था, क्योंकि मैं तो सेनेटर था और वहाँ पर मैं चाहता था कि एनर्जी का टास्क जो है मुझे मिले, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज था। अच्छा, चले और चले 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 इसको चौधरी साहब बड़ा मसला एनर्जी है। चौधरी साहब, इसको अगर इस तरह शॉर्ट करूं कि 3 जमातों को 1 2 3 रेट करना पड़े तो चौधरी सरवर कैसे रेट करेंगे?
फिर आपने अभी जाहिर है कि मैं जिस जमात में हूँ उसी को रेट करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में वो हमारे साथ अच्छा चौधरी साहब एक सवाल, फिर हमारा फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है KPK में, जरा मुझे बात जरा थोड़ी सी मैं कर लूँ। जी जी कर लें। तो वो जो है वो हमारे साथ जो है अपनी पूरी टीम के साथ शामिल जो हैं वो हुए हैं। फिर इंतखाब खान साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अपने सारे साथियों से हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो हमारी बलूचिस्तान में KPK में हर सूबे से लोग हमारी जमात में बड़ी कसीर तादाद में माइनॉरिटीज, यूथ, लॉयर्स। अच्छा एक सवाल ये करना चाहूंगा कि अगले आइंदा आम इंतखाबात से पहले आपने कोई जहन बनाया? जैसे पहले आप PTI के दौर में सेनेटर रहना चाहते थे, गवर्नर बना दिए गए, अगले आम इंतखाबात में चौधरी सरवर खुद कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे, सेनेट का इंतजार करेंगे, या फिर वो सिर्फ बैसियत चीफ ऑर्गेनाइजर इस सारी पार्टी को लीड करना चाहते हैं और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पार्टी के ठीक करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है वो तो जमात को एक जमहूरी जमात जो है वो बनाना है। सही। बाकी पार्टी फैसला करेगी कि मैंने MNA का इलेक्शन लड़ना है या मैंने MPA का इलेक्शन लड़ना है या मैंने सेनेट के लिए जाना है। तो ये चीज़ें तो मुशावरत के साथ जो है पार्टी के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इसको एक जमहूरी पार्टी बनाना है जिसमें जमहूरी तरीके से फैसले किए जाएं। लेकिन आपने जो बात की जमहूरी तरीके से फैसले किए जाने चाहिए, जमहूरी जमात होनी चाहिए, आपने कहा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आपसे कहा कि ये मुलाकातें फैमिली सतह की हैं, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक जो मुलाकातें हो रही हैं, दिन में 2-2 बार जाके चौधरी शुजात हुसैन अपने कज़न चौधरी परवेज़ इलाही से मिल रहे हैं, वो उन्हें काफ लीग में वापसी की दावत दे रहे हैं। अगर इस बात में चौधरी सरवर ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर वो किस तरह उम्मीद करते हैं कि एक सियासी और जमहूरी जमात या निज़ाम अंदर परवान चढ़ेगा? देखें, पहली बात तो यह है कि अगर वो फैमिली के मेंबर ना होते तो फिर मैं आपकी बात से इत्तफाक करता, तो फिर मैं उनसे कहता कि भाई इसमें हमारी प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे हमारी डिस्कशन होनी चाहिए कि अगर हमने उसको ऑफर करनी है तो उसमें हमारी मर्जी शामिल होनी चाहिए, अगर पार्टी में लाना है तो उस पर भी डिस्कशन जो है होनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि जो फैमिली के इश्यूज होते हैं वो बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं। तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक असूल अपनाया हुआ है कि फैमिली के अगर कोई इख्तलाफात हैं तो मैंने हमेशा किसी भी फैमिली में इख्तलाफ हों मैंने उनको जोड़ने के लिए तो अपना किरदार अदा किया है, कभी उनको तोड़ने में अपना जो है किरदार अदा नहीं किया। अच्छा, और ना मैं इंशाल्लाह एक चूंकि पॉलिटिकल डिफरेंस हमें नजर आता है वहां पर भी बच्चों में, खासकर आप इन दिनों उनके साथ भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शाफी और सालिक हुसैन आपके साथ हैं, मोनिस जरा बाहर हैं, तो इन नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए आप बैसियत बुजुर्ग कोई किरदार अदा कर सकते हैं? हो सकता है जो किरदार इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन या चौधरी परवेज इलाही अदा नहीं कर पा रहे, तो चौधरी सरवर कोई इस पोजीशन में है कि वो स्पेन जाके मोनिस से भी बात करें और यहाँ सालिक और शाफी को भी मनाएं, उससे जमात मुस्तहकम होगी? देखिए, आपको मेरे ख्याल में आपने जो असल इशू है उसको तो बिल्कुल आपने ढूंढ लिया है। असल बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही जो हैं उनके दरमियान कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई उनके पास अपने एक दूसरे के लिए बड़ा एहतराम है और एक दूसरे की बड़ी जो है वो इज्जत करते हैं। और चौधरी शुजात हुसैन को हमेशा, अगरचे उम्र में वो परवेज इलाही साहब से छोटे हैं, लेकिन एज ए फैमिली हेड जो है उन्होंने अपना हमेशा रोल जो है वो पॉजिटिव इख्तियार किया है। तो आपको भी मालूम है कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जब वो अपनी मर्जी करना शुरू कर जाते हैं तो फैमिलियों को एक यूनिट में रखना जो है वो बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट पर्सन जो है उनके दरमियान बैठा के बात करने के लिए वो चौधरी शुजात हुसैन हैं, क्योंकि उनका बेटे भी उनका एहतराम करते हैं और मोनिस इलाही साहब भी उनका एहतराम करते हैं। चलें, ठीक है। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, चौधरी सरवर साहब हमारे साथ थे और चौधरी सरवर साहब ने हमें बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में 2 बड़े कज़न्स को करीब लाने के लिए उनके जो साहबजादे हैं यानी छोटे कज़न्स हैं उन्हें करीब लाने की ज़रूरत है और ये किरदार चौधरी शुजात हुसैन ही बेहतर अदा कर सकते हैं। उन्होंने खुद बरी उज़्ज़िमा होते हुए कहा कि वो पॉलिटिकल रोल ज़रूर प्ले करेंगे, फैमिली के अंदर के मामलात में वो हिस्सा नहीं बनेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सरवर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और उसके मुस्तकबिल के हवाले से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे स्वीडन में जो तौहीन कुरान का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके हवाले से, और उसके हवाले से जो कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं आलमी दुनिया पर तो हम तनकीद करते हैं, आलमी दुनिया में इस तरह के होने वाले वाक़यात पर हम न सिर्फ एहतजाज करते हैं बल्कि इस एहतजाज में बाज़ औक़ात जो अपनी अमलाक होती हैं उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। माजी में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान के मामले पर जो कि मुल्क के दुनिया के किसी और हिस्से में वाक़या हुआ होता है उसके नतीजे में होने वाला एहतजाज हमारे पास पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। हाल ही में जो वाक़या हुआ उसके हवाले से हुकूमत ने एक जो रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत थी एक ज़िम्मेदार इस्लामी मुल्क के तौर पर वो बिल्कुल दिया है। वफाकी काबीना की जानिब से हमने देखा गया कि न सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत की गई बल्कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब करते हुए अपने एहसासात का इजहार कुछ इस तरह किया। सुनिए। स्वीडन में जो एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया पाकिस्तान की हुकूमत न सिर्फ उसकी मजम्मत करती है बल्कि मुतालबा करती है स्वीडन की हुकूमत से कि वो इन वाक़यात का, इस बयानिए का भरपूर नोटिस ले। और मुझे इस बात का बड़ा इत्मीनान है कि OIC ने इस बारे में हंगामी इजलास बुलाया और उस इजलास में इस कभी हरकत की भरपूर मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि न सिर्फ मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर तादीबी कार्रवाई की जाए बल्कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। नाज़रीन, तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत ऐसे मामले हैं जिन पर कोई भी ज़ी शऊर इंसान या कोई भी जिसे कहते हैं मुसलमान इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बड़े हैरानकुन तौर पर कुछ ऐसे हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। FIA की ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि तौहीन रिसालत के मामले पर पाकिस्तान में FIA को 4632 के करीब शिकायत साइबर क्राइम विंग को मिली। इसमें 383 शिकायत पर जो है इंक्वायरी की गई, 204 केसेस बनाए गए, 248 के करीब गिरफ्तारियाँ हुई, जबकि 7 अफराद को 295C के तहत यानी सजाए मौत दी गई। इस तौहीन रिसालत के मामले पर एक ही सज़ा हमें पाकिस्तान में जो है कानून के तहत दी जा सकती है और वो है सजाए मौत। इसमें सबसे हैरानकुन जो चीज़ हमारे सामने है, 248 लोग इसमें गिरफ्तार हुए और 248 में 246 जो है वो मुसलमान है और सिर्फ 2 लोग गैर मुस्लिम हैं। FIA के हुकाम ये बताते हैं कि उनकी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि इस तरह के वाक़यात में, तौहीन रिसालत के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ जब तहकीकात की गई, उनसे जब इंटरोगेट किया गया तो उनकी जो बुनियादी वजह है इस मामले तक पहुंचने की, उसके पीछे भी पोर्नोग्राफी का मामला सामने आता है। ये FIA के हुकाम बताते हैं। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो सूरत हाल है, स्वीडन का वाक़या हो या मुल्क में जो पेश आने वाले वाक़यात हैं उस पर क्या लायमल होना चाहिए, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान साहब। मुश्ताक साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मुश्ताक साहब, स्वीडन के मामले पर हम देख रहे हैं जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह के जब कभी भी वाक़यात होते हैं तो जमात इस्लामी ज़रूर अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। लेकिन जो मुल्क के अंदर की हमारे पास सूरत हाल है, ये जो एदाद शुमार हैं FIA के, बहैसियत सेनेटर आपके इल्म में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये न सिर्फ मेरे इल्म में है बल्कि मैंने इस पे वक्तन फ़ौक्तन सेनेट के फ्लोर पर बोला भी है और हुकूमत को इस हवाले से मुतवज्जी भी किया है कि हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम्स हैं, जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत और तौहीन शायर इस्लाम बड़े पैमाने पर हो रही है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आप देखें कि ये जो आदाद शुमार आपने बताए हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये देख का एक चावल है और ये जो इसका वॉल्यूम है वो इससे भी बहुत ज्यादा है। बड़ा है। इसकी वजह है कि हमारी रियासत और हमारी रियासती इदारे नामूस रिसालत के लिए, हुर्मत कुरान के लिए, खत्म नबूवत के लिए, शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुद्दई नहीं बनते। आप देखें ना, अभी तक किसको सजा हुई है? किसी को भी सजा नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी को सजा जजा का अमल ही नहीं होगा तो आप कैसे
हुर्मत कुरान को और हुर्मत नामूस रिसालत को और उसके साथ खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ को और शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ को कर सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि FIA को इक्विप किया जाए, फिल्टर लगाए जाए, FIA अपना काम किसी हद तक अगर कर रही ना होती तो ये एदादोशुमार हमारे सामने ना आते। मुश्ताक साहब, लेकिन एक सवाल जो आपसे करना चाहूंगा, आप चूंकि खुद एक जिम्मेदार शहरी भी हैं, कानून साज भी हैं, हमने ये देखा है कि माजी में कहीं पर भी कोई भी ऐसा वाकया पेश आता है उसका दिफा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके नतीजे में पुरतशद्दुद एहतजाज चंद ही मुल्कों में होता है और उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नाम आता है। हम अपनी ही इमलाक को यूरोप में होने वाले किसी वाकये के नतीजे में नजर आतिश कर देते हैं। तो जो हमारी मजहबी और सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है, आप समझते हैं कि वो अदा कर पाते हैं? देखिए, इस दफा तो आप देखें, आपने कहीं पुरतशद्दुद एहतजाज देखा है? माजी में हुए, तो माजी में हुए हैं, माजी गुजर गया, बात भी गुजर गई। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ जो कि स्वीडन में वाकया हुआ है। इसके ऊपर तो बदकिस्मती से पुरअमन एहतजाज भी नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने दुख बात इस बात का है कि जमात इस्लामी ने पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने करारदाद जमा की है, मैंने इसके ऊपर मोशन जमा की है, मैंने हुकूमत से सवालात भी इस हवाले से पार्लियामेंट के फ्लोर पर पूछे हैं और मैं ये इशू रेज भी करूंगा पार्लियामेंट के फ्लोर पर। जमात इस्लामी ने मीडिया में भी, जमात इस्लामी ने स्ट्रीट में भी जल्द से जुलूस मुजाहिरे किए हैं, लेकिन ये इशू सिर्फ जमात इस्लामी का तो नहीं है, ये तो रियासत का भी इशू है, अवाम का भी इशू है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से। रियासत का जहाँ पे जिक्र है, आप देखें कि ये वाकया स्टॉकहोम में हुआ है। इस वाकये के पहले से इल्म था, सही, ये अदालत ने पहले से इजाजत दी थी, पहले से इल्म था। और आपको पता है कि वहां के मुसलमानों ने दरखास्त भी दी थी कि ये जो आप कभी हरकत कर रहे हैं, शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, इसको मस्जिद से किसी और जगह पे मुंतकिल कर लें। सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले से इल्म था तो हमारी रियासतें कहाँ थी? चले, उन्होंने इकदाम क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले से इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आपका सवाल बहुत अहमियत का हामिल है मुश्ताक साहब, लेकिन अब मेरे पास वक्त का खत्म हो रहा है प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हात में। तौहीन रिसालत या तौहीन कुरान ऐसे मामलात हैं जिन पर रियासत हमेशा रिएक्ट करती है और हमें रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है। और गुज़िश्ता रोज़ भी वफाकी काबीना ने इसकी न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि हैरानकुन तौर पर हमें यह नजर आता है कि अगले जुमे को एक सियासी कुव्वत की जानिब से इस सूरत हाल को भी एक सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे को एक एहतजाज की कॉल दी है इस सारे मामले पर। क्या वो अपने पॉलिटिकल गेन्स जिन्हें वो पहले हासिल नहीं कर सके इस सियासी एहतजाज में, या मजहब के नाम पर और तौहीन रिसालत के नाम पर जो एहतजाज होगा तौहीन कुरान के नाम पर, उसमें हासिल करने की कोशिश करेंगे? आवाम को ये समझना होगा कि एक वाकया स्वीडन में हुआ है, उस सूरत हाल में मुल्क में किसी किस्म का पुरतशद्दुद एहतजाज मुल्क के साथ खिदमत नहीं हो सकती। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।